जब राव नरबीर सिंह ये कहते हैं कि मैं पहले जब जब मैं जीतता हूँ मैं तो मंत्री बनता हूँ और जीतते ही सीधा राजभवन में जाके शपथ लूंगा। वो कहते हैं, उनका भाषण है, वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सलाम करेगा और ये नए विधायक आप बना दोगे तो इनको पता नहीं किस अफसर से बात करनी है, कोई इनको गिनेगा ठेगा नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है राहुल जी। आप ही के चैनल ने जो है पूरे प्रदेश का जो व्यू दिखाया था। लेकिन जब वो टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी उस समय, जब वो कहते थे कि भाई मेरे पास तो दो ऑप्शन है, बीजेपी ना देगी तो कांग्रेस से लड़ लूंगा, आपको चिंता होती उस समय कि भाई ये आदमी स्विच कर सकता है? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इस प्रकार के व्यक्ति को हम लेकर के चुनाव लड़ें। एक नैरेटिव इस इलाके में, खासकर साउथ हरियाणा में, ये चलता है कि जब जब राविंदरजीत सिंह ने ये कहा जनता के बीच में जाके कि जोर लगाओ, राज लेके आओ, बारी आ गई है, इस तरह की बात कहते हैं और अब भी लगातार वो ये कह रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे उनकी टैक्टिक हो। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो चौधर का एक हरियाणा में पैटर्न रहा है कि भाई अब जींद की चौधर आ गई, अब रोहतक की आ गई, अब भिवानी की आ गई और एक लंबी डिमांड है कि इस इलाके की चौधर आए, तो अगर उस पर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर आप, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पे हैं, तो फिर कहीं वो हुड्डा बनाम इंद्रजीत में आप लोग फंस तो नहीं जाएंगे? जब आप जनसभा कर रहे थे सोसाइटी में तो मैं आपका भाषण सुन रहा था, एक आपके सपोर्टर ने कहा कि विधायक नहीं है, डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा, जो दलित वोटर आपकी कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत शक्ति बन के उभरा था लोकसभा चुनाव में, अब बीजेपी उसको कहीं ना कहीं वापस उसमें एंट्री करना चाह रही है। वो चाह रहे हैं कि वो छिटके कांग्रेस से, और उसके पीछे बीजेपी स्ट्रैटेजी ये लगा रही है कि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कुमारी शैलजा का अपमान करती है, उनको हुड्डा साहब स्पेस नहीं देते, उनका जो एक तरीके से हक है वो मारा जा रहा है कांग्रेस पार्टी। और हुड्डा साहब इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो प्रदेश में जो जीत करके विधायक जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, बैठक होगी, विधायक तय करेंगे, हाईकमांड तय करेगा। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। बादशाहपुर हरियाणा की सबसे हॉट सीट और वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ी सीट, इस सीट की पूरे प्रदेश में चर्चा है और इस सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वर्धन यादव, उनकी भी प्रदेश में चर्चा है। एक ऐसा चेहरा जो हुड्डा परिवार के बेहद नज़दीक है, युवा है और उसको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि चर्चा तो लोकसभा चुनाव जब हुआ तभी शुरू हो गई थी वर्धन यादव के नाम की, कहा गया कि उनके नाम की टिकट थी, लेकिन बाद में कुछ फैक्टर ऐसे रहे कि राज बब्बर को मैदान में लाया गया। तो आज वर्धन यादव हमारे साथ हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। वर्धन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा तक पे। धन्यवाद राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि आपको जब टिकट मिली, आपका भाषण में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि 2 दिन तक तो नींद नहीं आई कि यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, और आपके जो विरोधी है वो भी यही बात कह रहे हैं कि यार ये कल का लड़का है और ये पहली बार विधायक बनेगा, ये क्या करवाएगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं जो भी जनसभा में कोई बात करता हूँ तो दिल से जो आवाज़ निकलती है केवल वही जनता के बीच में रखता हूँ। जब मुझे टिकट मिली, हज़ारों की संख्या में युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने आकर के आशीर्वाद दिया, लेकिन 2 दिन लग गए मुझे ये समझने में कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा से टिकट तो दे दिया, लेकिन कभी चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। परिवार में कभी किसी ने इलेक्शन लड़ा नहीं, 7 पीढ़ियों में कोई पंचायत का मेंबर तक रहा नहीं। तो 2 दिन तक केवल यही सोचता रहा, ये डर रहा दिमाग में कि यार ये चुनाव लड़ूंगा कैसे। तो उस डर के चक्कर में मैं 2 दिन सो नहीं पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब 7-8 दिन का प्रचार खत्म हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नींद आनी बंद हो गई है और मैं और मेरे समर्थक बहुत चैन से, बहुत अच्छे से प्रचार के बाद थक करके तसल्ली से सोते हैं और अगले दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन वर्धन, जब राव नरबीर सिंह ये कहते हैं कि मैं पहले जब जब मैं जीतता हूँ मैं तो मंत्री बनता हूँ और जीतते ही सीधा राजभवन में जाके शपथ लूंगा, वो कहते हैं, उनका भाषण है, वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सलाम करेगा और ये नए विधायक आप बना दोगे तो इनको पता नहीं किस अफसर से बात करनी है, कोई इनको गिनेगा ठेगा नहीं। देखिए, पहले तो दोनों ही बातों पे प्रश्न चिन्ह है हम्म, पूर्व मंत्री महोदय के। पहली बात तो ये कि वो बोलते हैं कि मैं राजभवन में जाकर के शपथ लूंगा। हम्म, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है राहुल जी। आप ही के चैनल ने जो है पूरे प्रदेश का जो व्यू दिखाया था, पूरे प्रदेश की मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों की चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो पहली बात तो ये तय हो जाती है कि राजभवन तक तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, अभी तक तो वो जीते नहीं है चुनाव। हम्म, चुनाव जीतने के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अब बादशाहपुर की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति इस चुनाव को नहीं लड़ रहा है, बादशाहपुर की जनता चुनाव लड़ रही है और वो उनके अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो दोनों ही बातें अभी
भविष्य के गर्भ में है, ना तो वो चुनाव जीते हैं और ना ही अभी राजभवन के रास्ते खुले हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब बादशाहपुर विधानसभा की जनता मुझे मौका देगी, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं उन्हें कांग्रेस पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण देकर के राजभवन ज़रूर बुलाऊंगा। अच्छा। वरदान, लेकिन जब वो टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी उस समय, जब वो कहते थे कि भाई मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, बीजेपी ना देगी तो कांग्रेस से लड़ लूँगा, तो आपको चिंता होती उस समय कि भाई ये आदमी स्विच कर सकता है? देखिए, वो एक टैक्टिक्स थी उनकी। वो भाजपा से कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, ये उनका व्यू है। जो उनके साथ पूरी पूरी प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होते हैं, उनका ये कहना था कि पूर्व मंत्री महोदय कभी भाजपा से चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। अच्छा। वो शुरू से लेकर के आखिरी तक भाजपा के विरोध में बोलते रहे, ताकि पार्टी कोई एक्शन ले। उनको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, वो मुझे मौका नहीं देगी अगर मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा। पार्टी मुझे भाजपा से निकाले और दूसरा रास्ता मैं कांग्रेस की तरफ जाकर के चुनाव लड़ूँ। कांग्रेस से ही वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिस दिन वो ज्वाइन करना चाहते थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसके भी शायद बहुत से कारण रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको स्पेस नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इस प्रकार के व्यक्ति को हम लेकर के चुनाव लड़वाएं, लेकिन वो बहुत आश्वस्त थे। उनको लगता था कि कांग्रेस की टिकट खरीद करके वो ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, वो खुद ये एक्सेप्ट भी करते हैं, कहते हैं कि भाई जब मैं मंत्री था तब जो मैंने काम करवाए वो पिछले 5 सालों में वहीं रह गए, पिछले 5 सालों में मैं मानता हूँ कुछ हुआ नहीं है। एक तरीके से वो अपनी सरकार का एक फेल्योर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब वो दोबारा से लोगों को ये लालच दे रहे हैं कि मैं फिर मंत्री बनूंगा, हालांकि आपने कहा कि सरकार तो बन नहीं रही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए काम हुए और पिछले 5 सालों में नहीं हुए, आपको क्या लगता है? देखिए, मंत्री रहते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने का काम किया। आप उनके एफिडेविट्स निकाल करके देखिए, 2014 के और 2024 के। जनता के लिए कुछ नहीं किया साहब। अगर किया होता तो आज हमारे रोड्स के, हाईवेज कितने बुरे हालात होते क्या। चारों तरफ आप देखो, पूरा गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है, पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे कौन से उन्होंने काम किए जो 5 साल के बाद ही वो विकास कहीं दिख ही नहीं रहा जनता में। एक भ्रम फैलाया गया, एक इस तरीके का माहौल बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने बहुत काम किए थे, कुछ सरपंचेस के माध्यम से, कुछ कॉरपोरेटर्स के माध्यम से। लेकिन इस तरह का झूठ, राहुल जी, बहुत लंबा नहीं चलता। आज आप बादशाहपुर विधानसभा के किसी भी सेगमेंट में जाइए, चाहे वो अर्बन सेक्टर है, चाहे वो रूरल सेक्टर है, या फिर वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कहीं भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि उनके टेन्योर में कोई काम हुए थे। एक भी व्यक्ति पूरी असेंबली में कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काम हुए ही नहीं थे। एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था कुछ मीडिया को साथ लेकर के, ये दिखाने की, ये इमेज बनाने की कि मैंने बहुत काम किए, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया प्रोपेगेंडा। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि जब सिविक एमिनिटीज़ के मुद्दे आते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे आते थे, तो राव इंद्रजीत सिंह कहते थे कि ये छोटे मुद्दे हैं, राज्य की सरकार के हैं, लेकिन ये चुनाव देश का है। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्योंकि लोकसभा में तो देखो फिर बादशाहपुर से बीजेपी जीत कर ही गई, तो इस बार क्या उन मुद्दों पे चुनाव आ रहा है, पूरा वहीं खड़ा है, उन मुद्दों पे खड़ा है? देखिए, पूर्ण रूप से ये चुनाव, खास तौर पर बादशाहपुर का चुनाव, तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर ही आधारित है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना राहुल जी, तो गांव के अपने स्पेसिफिक अलग मुद्दे हैं, शहरों के अपने स्पेसिफिक अलग मुद्दे हैं, और लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात। लोग आश्वासन नहीं चाहते। अब बहुत सुन चुके हैं वो आश्वासन। बहुत से नेता बीच में आए, गारंटी दे करके गए कि मैं काम करवाऊंगा, लेकिन किसी ने नहीं किए। लोग चाहते हैं कि उनको ठोस कोई व्यक्ति ऐसा आए, कोई पार्टी ऐसी आए जो उनको बताए, समझाए कि ये काम कैसे होंगे, कितने टाइम फ्रेम में होंगे। तो लोग अब एक एक विश्वास चाहते हैं, आश्वासन नहीं चाहते। तो मुद्दों का ही चुनाव है। पूर्ण रूप से ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उन पर ही आधारित होकर के इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। ये चुनाव जाति से, साधन संसाधन से, पार्टी से बहुत ऊपर उठ चुका है, और जनता इस चुनाव को लड़ रही है। अरे लेकिन एक नैरेटिव इस इलाके में, खासकर साउथ हरियाणा में, ये चलता है कि जब जब राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा जनता के बीच में जाके कि जोर लगाओ, राज लेके आओ, बारी आ गई है, इस तरह की बात कहते हैं, और अब भी लगातार वो ये कह रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे उनकी टैक्टिक हो,
तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो चौधर का एक हरियाणा में पैटर्न रहा है कि भाई अब जींद की चौधर आ गई, अब रोहतक की आ गई, अब भिवानी की आ गई, और एक लंबी डिमांड है कि इस इलाके की चौधर आए, तो अगर उस पे चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर आप, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पे हैं, तो फिर कहीं वो हुड्डा बनाम इंद्रजीत में आप लोग फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हर एक हलके का नेता, हर एक क्षेत्र का नेता ये चाहता है कि भाई सरकार में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी हो। हम्म, उस क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी तो अच्छी बड़ी परियोजनाएं आएंगी, अच्छे विश्वविद्यालय आएंगे, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं आएंगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, अच्छे खेल के स्टेडियम बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति चाहता है। कल को मुझे भी अगर बादशाहपुर विधानसभा की कमान जनता देती है, तो मैं भी कहूँगा कि चौधर दक्षिणी हरियाणा में आनी चाहिए। क्या गलत बात है उसमें कहने में? चौधर आएगी तो हमारे लोग मान संपन्न होंगे। हर तरह की बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ हम लेकर के आएँगे और एक बहुत अच्छा विकास, क्योंकि बहुत लंबे समय से दक्षिणी हरियाणा इस इंतज़ार में है कि अच्छे व्यक्ति, साफ-सुथरी छवि के राजनेता यहाँ से निकलें और हरियाणा में जो बहुत समय से जो एक विकास दक्षिणी हरियाणा का रुका हुआ है, ये 10 साल की भाजपा की सरकार में वो दोबारा से शुरू हो पाए। हम्म। अच्छा, आपने चौधर की बात करी, मैं अभी जब आप जनसभा कर रहे थे सोसाइटी में, तो मैं आपका भाषण सुन रहा था, एक आपके सपोर्टर ने कहा कि विधायक नहीं है, डिप्टी सीएम बनेगा। तो इस तरह की बातें भी चल रही है। तो ये जो पद की लड़ाई है, क्या आप भी कोई ऐसा बात कह रहे हैं कि जनता के बीच में कि मैं अगर जीत गया तो ये बन जाऊंगा नहीं, रोहन? नहीं, नहीं राहुल जी, मैं तो बिल्कुल इस प्रकार के मेरे कोई विचार नहीं है। मैं तो 33 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मुझे चुनाव लड़वा दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद भी बहुत समर्पित सिपाही हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का। जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे, बादशाहपुर विधानसभा वैसे अपने आप में इतनी प्रभावशाली विधानसभा है, कोई व्यक्ति मंत्री जाकर के शपथ नहीं लेता। ये विधानसभा इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि यहाँ से जो भी जीत करके जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे इन्फ्लुएंशियल विधानसभा है। यहाँ के लोगों के काम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने विधायक से। तो निश्चित रूप से अगर उसका सरकार में हिस्सा होगा, सरकार में साझेदारी होगी, तो उन कामों को आसानी से अफसरों के माध्यम से करवाया जा सकता है। लेकिन मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है जीवन में। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, उसको पूर्ण रूप से, पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी और इंसानियत के साथ निभाने का काम करूँगा। अच्छा, जब ये आपकी, जब से टिकट अनाउंस हुई है, तो नेशनल मीडिया में ना एक, जैसे कई हमारे भी साथी काम करते हैं, तो फ़ोन करके पूछते थे जब आपके बारे में खबरें लिखें कि यार ये नया लड़का कौन है जिसको यहाँ से टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो मतलब हमने तो देखा है क्योंकि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन नेशनल लेवल पे आपका चेहरा आप सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और राहुल गांधी के बारे में जानना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि उनसे भी आपकी नज़दीकियाँ हैं। तो किस तरह का व्यक्तित्व है राहुल गांधी का, आपसे क्या जुड़ाव है उनका? और अब जब हरियाणा में वो प्रचार करने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी रैलियों से कितना बल मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन से 2009 से जुड़ गया था। हुँ, एनएसयूआई में रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय महासचिव भी रहा और समय-समय पर राहुल गांधी जी से मिलते भी रहे। उसके बाद यूथ कांग्रेस में गया। यूथ कांग्रेस में भी लगभग पूरे देश में काम करने का अवसर मिला। उस समय भी राहुल जी के साथ बहुत काम किया और ख़ास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में लगभग हर एक प्रदेश में राहुल गांधी जी के साथ हमें चलने का अवसर मिला। उनको समझने का, उनकी कार्यशैली को देखने का, नज़दीकी से परखने का बहुत समय उनके साथ मिला। तो पूर्ण रूप से ये बिल्कुल ठीक है कि भई अ, राहुल जी का एक स्पेस है हमारे लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेता हमें जाने, पहचाने, रिकॉग्नाइज़ करे हमारे काम को। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मुझे मिली है। लेकिन वो जो आप भारत यात्री भी थे क्या इस यात्रा में, जो एक ग्रुप था? भारत कहाँ यात तक आपने कवर ऑफ़िशियली भारत यात्री नहीं था, किया? अच्छा। क्योंकि और भी ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास संगठन की थी। हुँ, भारत यात्री का मतलब ये था कि आपको पूरे कंटीन्यूअसली हाँ, साथ चलना। हाँ, लगभग 3500 4000 किलोमीटर पहली यात्रा में हुँ, और 6500 किलोमीटर दूसरी यात्रा में। हुँ। वो कंटिन्यूअस संगठन के और काम की वजह से भी मैं पूर्ण रूप से भारत यात्री नहीं था, लेकिन कोई ऐसा स्टेट भी नहीं था जिसमें मैंने यात्रा ना की हो। अच्छा, जो दलित वोटर आपकी कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत शक्ति बन के उभरा था लोकसभा चुनाव में, अब बीजेपी उसको कहीं न कहीं वापस उसमें एंट्री करना चाह रही है। वो चाह रहे हैं कि वो छिटके कांग्रेस से, और उसके पीछे बीजेपी स्ट्रैटेजी ये लगा रही है कि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कुमारी शैलजा का अपमान करती है, उनको हुड्डा साहब स्पेस नहीं देते, उनका जो एक तरीके से हक है, वो मारा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक रणनीति रही है, किसी ना किसी तरीके से समाज का, धर्म का विभाजन।
पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट पूरे हरियाणा में कर दिया, गुजरात में पाटीदार वर्सेस नॉन पाटीदार कर दिया, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा कर दिया, यूपी में यादव वर्सेस नॉन यादव कर दिया। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ओछी राजनीति है जिसके आधार पर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार जनता है और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। एक एक नेता कांग्रेस पार्टी का अपने अपनी जगह, सब जगह सबने मेहनत भी की है, सब मजबूत भी है। लेकिन जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी ने, श्री खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने कांग्रेस की जो एक कम्प्रिहेंसिव लीडरशिप के ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है हरियाणा में, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया और उदय भान जी को पीसीसी प्रेसिडेंट दिया और बाकी सभी लीडर्स को भी उनका हक और अधिक जितना जो है मैं समझता हूँ मिलना चाहिए तो सभी को दिया है स्पेस। उसके बाद से पिछले 5 सालों में आप देखिए, सबसे मजबूत विपक्ष की भूमिका अगर देश में किसी पार्टी की रही है तो हरियाणा में कांग्रेस की रही है। पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर 60 से ज़्यादा विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद और जेजेपी बीजेपी के तो कार्यकर्ताओं की तो कोई गिनती ही नहीं, कितने लोगों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया। इसका मतलब श्री राहुल गांधी जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने जो डिसीजन लिया था हरियाणा के हित के लिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक और सही साबित होता है। लेकिन वर्धन जी, फिर आप ही की पार्टी की नेता हैं कुमारी शैलजा, वो ये बात तो कहती है ना कि क्यों नहीं एक दलित समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता, दिक्कत क्या है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हुड्डा साहब इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो प्रदेश में जो जीत करके विधायक जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, बैठक होगी, विधायक तय करेंगे, हाईकमांड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक मुद्दा ये भी है कि इस इलाके में, खासकर दक्षिणी हरियाणा में, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है, क्योंकि मैं जब ग्राउंड पे जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियों का जो मामला है, और लोग कहते हैं कि पहले की सरकारों में दुभाद होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं हुड्डा साहब पे, अपने लोगों को नौकरियां देने के आरोप लगते हैं, और अभी भी आपके कई विधायकों के जो प्रत्याशी हैं उनके इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां दूंगा, रोल नंबर ले आना हुड्डा साहब के पास, मैं लेके चलूंगा। तो ये चीज़ें तो नुकसान ही करेंगी ना आपको चुनाव में। देखिए, मैं राव धर्मपाल जी के टेन्योर को बहुत करीब से हमने देखा। 2009 से लेकर के 2014 तक वो विधायक रहे और उस टेन्योर में आप एक बार गांव-गांव जाकर के देखिए, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव या जाति में राव धर्मपाल जी ने नौकरियां ना दी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियां 2009 से लेकर के 2014 के टेन्योर में लगी। अच्छा। और एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि कोई पर्ची या खर्ची उन नौकरियों के लिए राव धर्मपाल जी ने या हुड्डा साहब ने ली है, एक व्यक्ति नहीं कह सकता। तो ये एक परसेप्शन बनाया गया सर, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो केवल वो परसेप्शन है, कहीं धरातल पे पहली बात तो इन्होंने तो नौकरियां ही नहीं दी, खर्ची और पर्ची की तो बहुत दूर की बात है। नीट जैसे एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, कोई भी पेपर इनके सरकार में, एक पेपर बताइए जो कंप्लीट जिसकी भर्ती निकली हो, एग्ज़ाम हुआ हो और एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट हुआ हो और रिज़ल्ट के बाद वो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई हो। एक भी पेपर ये सरकार पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हरियाणा के किसी भी कोने में युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई भी, मैं समझता हूँ कि, धोखा नहीं दिया। अच्छा, जब मुद्दों की बात करते हैं, सीवी कम्युनिटीज़ की बात आती है, इस शहर की, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये जो मुद्दे हैं, ट्रैफिक का है, सड़कों का मुद्दा है, कूड़े के उठान का मुद्दा है, तो इन मुद्दों पे मतलब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपकी सरकार आई और आप लोग मिनटों में इनका हल कर देंगे। इस गुड़गांव के लिए जो कहते हैं कि भाई अनप्लान्ड तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है और उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं, तो कैसे ठीक कैसे कर देंगे आप इसको? देखिए, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है राहुल जी, थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग और ऑफिसर्स के ऊपर अच्छी कमांड ज़रूरी है। आपने बात की कूड़े की, आपने बात की सीवरेज की। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है, फरवरी मार्च में सीवरेज साफ़ करने के टेंडर दिए जाते हैं, अप्रैल मई में फंड्स रिलीज़ होते हैं और जुलाई अगस्त में जाकर के उस सीवर की ये लोग सफाई करना शुरू करते हैं, जो कि सिर्फ पेपर्स पे होती है। क्योंकि जब मानसून सीज़न आ जाएगा तो आप उस समय में सीवरेज की सफाई कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर हम प्लानिंग करें, जनवरी में टेंडर हो,
फरवरी में फंड्स रिलीज हो, मार्च में सीवरेज की सफाई हो जाए, ताकि आने वाले समय में जब बारिश का मौसम आए तो हम प्रोएक्टिव होकर के उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके जिससे जल भराव की समस्याएं आती हैं। कूड़े की जहाँ तक बात है, 550 करोड़ का बजट केवल गार्बेज के कलेक्शन का है नगर निगम गुड़गांव का। इको ग्रीन नामक कंपनी को दे दिया। उस कंपनी ने पूरे गुड़गांव को आज गुरुग्राम निकाल करके कूड़ाग्राम बना दिया। लोगों को अपने घरों से कूड़ा उठवाने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अच्छी कंपनीज के पास ये टेंडर हो जो चीज़ों को डिलीवर कर सके। पहले तो कलेक्शन ज़रूरी है गार्बेज का, कलेक्शन के बाद सही जगह उसका डिस्पोजल ज़रूरी है, और डिस्पोजल के साथ साथ उसकी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी ज़रूरी है। तो ये सरकार के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की आपने बात करी, देखिए ट्रैफिक को अगर सिटी का जो लोड है हमारा वो डेंसिटी के आधार पर बहुत ज़्यादा हो गया है। डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया गुड़गांव में, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार ने लाइसेंस दे दिए बहुत ज़्यादा। आंख बंद करके सरकार लाइसेंस देती गई। लाइसेंस दे रही है तो लोग माइग्रेट होते गए गुड़गांव में। टीओडीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, स्टिल +4 जैसी पॉलिसीज लेकर के आ गए। तो पॉपुलेशन जब इतनी ज़्यादा हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैच नहीं कर पा रहा, तो ट्रैफिक का लोड रोड्स पर बहुत ज़्यादा आ गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए, मेरा जो व्यू है, सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्टिविटी चारों तरफ गुड़गांव की होनी चाहिए, और लोगों को एनकरेज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। और दूसरा, क्योंकि हमारे यहाँ एमएनसीज बहुत ज़्यादा है, आईटीज कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा एक हाइब्रिड मोड के ऊपर मुझे लगता है कि ऑफिस में काम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 6 दिन ऑफिस चले, ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन ऑफिस चले। बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हाइब्रिड पॉलिसी आती है जिसमें 3 से 4 दिन ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, हाँ कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम होता है, और 3 से 4 दिन वही एम्प्लॉय जाकर के ऑफिस में काम करता है, और उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्या हो रहा है राहुल जी, हमारे यहाँ लगभग सभी ऑफिसेस 9:30-10 बजे के आसपास शुरू होते हैं और 6 बजे खत्म होते हैं। तो वो पीक आवर्स में पूरा एनसीआर का ट्रैफिक लोड हमारे गुड़गांव के ऊपर आ जाता है। तो थोड़ी एम्प्लॉयज़ को भी फ्लेक्सिबिलिटी दें। जो व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक आ सकता है, उसको भी काम करने का मौका दें उसके टाइम के हिसाब से, और जो 8 बजे 9 बजे 10 बजे शुरू करना चाहता है उसको भी दें, ताकि थोड़ा थोड़ा लोड उससे कम हो सके। अच्छा, एक जो राकेश दौलताबाद जी, पूर्व विधायक यहाँ स्वर्गीय, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, और मुझे मतलब मैं खास जिक्र करूंगा कि अभी जब हुड्डा साहब आए तो अपना भाषण उन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन वापस मुड़ के उन्होंने एक बात कही कि भाई वोट बांटना मत, अपने लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है तो वोट बंटने नहीं चाहिए। आपको डर है क्या, मतलब आपका गेम बिगाड़ रही है कुमुदनी दौलताबाद? देखिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है, हुड्डा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा के अंदर सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, और बादशाहपुर विधानसभा में भी सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही है, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चलें, क्योंकि भाजपा के विरोध का जितना भी वोट बटे, चाहे वो 1 बटे या 100 बटे, उसका सीधा सीधा फायदा तो होगा भाजपा को ही। तो लोगों को भी ये समझ आ चुका है कि किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देना या किसी अन्य पार्टी को वोट देने का मतलब है कि वो वोट आपका व्यर्थ होगा और सीधा सीधा भाजपा के खाते में जाएगा। ये लोग समझ चुके हैं। अच्छा, मैं आपकी वाइफ को भी चुनाव प्रचार में जाते हुए देख रहा हूँ, तो परिवार भी लगा हुआ है इसमें। राज बब्बर जी भी आपके लिए चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो और कौन कौन से स्टार प्रचारक आपके लिए आने वाले हैं, और क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है इस चुनाव के लिए, और आपके सामने नरवीर जैसा एक मतलब हैवीवेट पॉलिटिशियन तो है कम से कम मुकाबले के लिए। देखिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी इंसानियत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और एक विश्वास के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। इसके अलावा मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी आकर के प्रचार करके गए हैं। राज बब्बर जी निरंतर फील्ड पर प्रचार कर ही रहे हैं। कल राज बब्बर जी की बेटी जूही बब्बर सोनी जी भी स्पेशली मुंबई से आकर के कल पूरा दिन वो प्रचार में रहेंगी। 28 तारीख को हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़ी 2 जनसभाओं को, एक दौलताबाद में और एक बसई में 2 जनसभाओं को वो भी संबोधित करेंगे।
तो इस प्रकार से चुनाव आगे चल रहा है। चलिए आखिरी सवाल लूंगा आपसे, ये जो दो बड़े धुरंधरों की बीजेपी में आपसी लड़ाई है, राव नरवीर कह रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंद्रजीत से, और ना वो आ रहे हैं ना इनके चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा वर्धन यादव को बीच में मिल रहा है कि इन दो नेताओं की आपसी लड़ाई का? देखिए, वो तो भाजपा के प्रत्याशी ने ये सार्वजनिक मंच पर ही कह दिया कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना उनको भाजपा के संगठन की ज़रूरत है, ना उनको लोकसभा जो जीत करके एक इतने बड़े कद का नेता दक्षिणी हरियाणा का आज जो लोकसभा जीत करके बैठे हैं, और उनको पूरा प्रदेश मानता है, ऐसी बात नहीं, वो जिस परिवार से आते हैं उसका सम्मान हम सभी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी करना, और भाजपा के जो पुराने प्रत्याशी लड़े थे उनके बारे में टिप्पणियां करना, मुझे तो बहुत संवेदनाएं हैं हमारे भाजपा के साथियों से, जो लोग इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जो 5 साल से झंडा उठा रखा था, जिन लोगों ने पोस्टर लगाते थे, बैनर लगाते थे, सरकार के साथ खड़े रहते थे, धरने प्रदर्शन तक भी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल करके किया है, वहाँ पर अपने आप को एक अनुशासित पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो अभी भी ये कहता है कि मैं तो लठ के जोर पर टिकट लाया हूँ। तो साहब, ये किस प्रकार का अनुशासन है? और हर मंच पर वो ही कहते हैं, अभी भी इंटरव्यूज़ आप देखिए, वो कह रहे हैं मुझे भाजपा की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ना सांसद की ज़रूरत है ना कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, वो ये चुनाव अपने दम पर लड़कर जीतना चाहते हैं, ऐसा अहंकार शायद उनके अंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 तारीख को सारी चीज़ें जो है, ये अहंकार जो है ना तो रावण का रहा था ना कंस का रहा था, और अब बादशाहपुर विधानसभा की जनता यहाँ किसी का अहंकार स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, तो हमारे साथ वर्धन यादव थे और इनसे हमने बातचीत की। राव नरवीर से मुकाबला है इनका और कह रहे हैं कि बाकी गेम में कोई नहीं है, सीधा मुकाबला भाजपा से है, और इनका कहना है कि राव नरवीर सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा संगठन की भी। और ये बात राव नरवीर भी कह चुके हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ना उनकी मदद कर रहे हैं ना वो उनको बुलाएंगे। तो इस फाइट में वर्धन यादव कहाँ स्टैंड करेंगे, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।